हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज हम आपको 12th की जो केमिस्ट्री है उस 12th की केमिस्ट्री का जो कल हमने आपको राउल्ट का नियम बताया था उसी राउल्ट के नियम का आज आपको हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे हल किया करते हैं इसको आप विधिवत तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। ये 12th की केमिस्ट्री के सोल्यूशन पार्ट का आज 11th जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, आप लोगों को वो बताया जा रहा है। इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले जहां पे हम फिंगर आउट किया करते हैं वहां पे खास तौर से ध्यान दीजिए। ये आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को, मतलब कोई एक अवाष्पशील पदार्थ है उसके 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोलने से वाष्प दाब, जो पानी में जब घोलते हैं तो उसका जो वाष्प दाब था वो कितना था 17.535 mm, पारे के दाब से घट करके 17.235 पारे के दाब के बराबर रह गया। विलेय पदार्थ का क्या कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। पहले केवल आप नीचे भी मत देखिए, केवल ऊपर सवाल को देखिए बस। केवल मैं नीचे इसलिए लगा रखी हूं ताकि आपका वीडियो छोटा बने और आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोलने से वाष्प दाब 17.535 mm पारे के दाब के बराबर, या मतलब कि पारे के दाब से घट करके 17.235 पारे के दाब के बराबर रह गया। तो विलेय पदार्थ का हमको क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। अब इस सवाल में आपको ध्यान दीजिएगा, पहले चीज तो ये देखो कि इसमें विलेय कौन है, इसमें विलायक क्या है, ये बात ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या पूछ रहा है इस चीज को आप कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे कह रहा है 10 ग्राम और एक कह रहा है 100 ग्राम, तो इसका मतलब जो 10 ग्राम है वो विलेय का है और जो 100 ग्राम है वो किसका है, विलायक का है। और आपको मालूम ही है कि विलेय का अणुभार तो निकालना आपसे कह रहा है, भाई कह रहा है ना कि यहाँ पे विलेय का अणुभार ज्ञात स्मॉल एम आपसे पूछ रहा है। और आपको कैपिटल एम तो आप जानते ही हो जल का होता है, अणुभार वो एम आप निकाल सकते हो, वो 18 होता है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये देखा दिया गया है P बराबर आपको दिया गया है ये 17.535। PS जो है ये विलेय का वाष्प दाब है और ये किसका था, विलायक का। पहले इसका था ना ज्यादा, फिर ये बड़े वाले में छोटा घटा देते हैं, तो ये 17.235 है। अब आपसे यम मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, जो विलेय पदार्थ का अणुभार है वो यम है, वो क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को घटा दिया तो हमको P माइनस PS की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे ये P माइनस PS आपने रख दिया 17.535, तो ये आपको मिल गया 0.3। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद मैंने बताया था कि आप पहचानो कि कैपिटल W कौन है, स्मॉल W क्या है। जिसकी मात्रा कम है वो स्मॉल W है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो कैपिटल W है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो कैपिटल W बराबर 10 ग्राम और स्मॉल W को स्मॉल W बराबर 10 ग्राम कैपिटल, मतलब ये विलेय का है और ये किसका है, विलायक का है। ये 100 ग्राम आपको देखने को मिला। और जल का अणुभार आपको मालूम ही होता है, आप निकाल लेते हो 18 होता है। तो इतनी चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जब P माइनस PS कहेगा घट कर कितना रहेगा, तो आपको ये जान लेना कि जो ज्यादा है वो P है, वो अनुमान में ही बताया गया था, और जो कम है वो, तो इसको मैंने सरल कर दिया क्यों, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट हल करते। तो अब आपको क्या करना है, अणुभार निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ आपके सामने लगा ही है, आप देख ही रहे। तो अब आपको करना क्या है, आप जानते हो राउल्ट का नियम के अनुसार। राउल्ट का नियम मैंने कल आपको बताया था, उसका फार्मूला आपको मालूम है। वो फार्मूला क्या है आपका, P माइनस PS। अब P ये है और PS ये है, तो हमने देखो इसलिए इसको हल कर दिया था यहाँ पे P माइनस PS करके। तो ये P माइनस PS अपान P और स्मॉल W अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W, ये हमारा फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है आप बताइए, राउल्ट के नियम का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है भैया, राउल्ट के नियम का फार्मूला है। तो P माइनस PS की वैल्यू हमने यहां निकाल रखा है, P की वैल्यू यहां पे है ही, और स्मॉल W की वैल्यू ये है, कैपिटल W की वैल्यू आपको ये दिया गया है, और कैपिटल M आपको दिया ही गया, ऑर्डर का निकाल लिए हैं। स्मॉल M आपसे पूछ रहा है, तो स्मॉल M आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। और निकालने का तरीका क्या, अब ये जो नीचे मैंने किया कैलकुलेशन किया उसको आप भी कर सकते हो। अब देखिए P माइनस PS ये आया हुआ था 0.30, यहाँ मैंने रख दिया, और फिर P तो आप देख ही रहे हो 17.535 वो है ही, इक्वल टू क्या है, जल का कितना होता है, और स्मॉल W दिया गया था 10, और ये 10 और ये कैपिटल M का मान कितना है 18 बटे, और अब ये कैपिटल W जो है ये दिया गया है 100, आप चाहे इधर रखनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, 100, और स्मॉल m आपसे पूछ रहा है। तो अब आप m बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये मिलेगा 10
गुणे 18 गुणे 17.35 बटे 0.3 गुणे क्या हो गया 100। और आप जब हल करेंगे इस चीज को तो आप पूरा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैंने वैल्यू बता ही दिया है कि वो जो वैल्यू आपको मिली है वो m का जो मान आया है वो 105 दशमलव क्या आया है आपको 2 आया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस आपको यही इतना ध्यान देना है, जिसकी मात्रा कम होगा वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। और इसमें से पी आपको ध्यान देना है, पीएस याद कर लेना है। और उसके बाद बड़े आराम से आपको ये मैंने फार्मूला, ये राउल्ट के नियम का फार्मूला है, मैंने आपको कल ही बताया था राउल्ट के नियम के अनुसार। उसके बाद आप रखिए, रख करके आपको कैलकुलेशन करना तो आता ही है, इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक सवाल हो गई। एक न्यूमेरिकल हम आपको बोल दे रहे हैं, इसको आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। एक अवाष्पशील पदार्थ के एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 104 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 104 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 744.6, घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 744.6 mm पाया गया। mm मतलब मिलीमीटर पाया गया। फिर आगे उसी के आगे लिखेंगे, इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 750 mm था, 750 mm था। यदि बेंजीन का अणुभार 78 हो तो, यदि बेंजीन का अणुभार 78 हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन का अणुभार 78 हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल हमने आपको बोल दिया। सभी बच्चे एक बार पूरा न्यूमेरिकल फिर से मिला लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग जो कॉपी में लिखे थे। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 104 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन कह रहा है, वाष्प दाब 744.6 mm पाया गया। इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 750 mm था। यदि बेंजीन का अणुभार 78 हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपकी। अब आप इसमें देखिए 2.5 ग्राम है तो इसका मतलब ये क्या है आपका स्मॉल w, और वो 104 ग्राम है तो वो क्या है आपका कैपिटल W आपको दिया गया है, जान लीजिएगा यहाँ पे। तो जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उसके बाद जो ये 750 दिया गया है आपके P का मान है, और जो 700 आपको दिया गया है कितना, एक दिया गया है 744 दिया गया है ना 7.6, वो आप एक आपका क्या है वो PS का मान है, और वो पहला वाला जो है वो P का मान है। जो ज्यादा होगा वो P का, जो कम होगा वो PS का। और कैपिटल एम आपको 78 दिया ही गया है। अब आप रख करके हल कर लीजिएगा और आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसको मैच कर लीजिएगा। 260.4 आएगा, तो इस सवाल का आंसर आएगा 260.4। आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को घर पे लगाएंगे। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ, बाद में उसको आप लोग लगा लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ये दिया गया है 300 केल्विन ताप पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर समझिए सब लोग। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 K, मतलब जो जल है इसका वाष्प दाब दिया गया है 12.3 K पास्कल है। इसके एक मोलल, ये ध्यान दीजिएगा, मोलल जो कह रहा है यहाँ पे समझिए, ये एक मोलल अवाष्पशील विलयन के वाष्प दाब की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो ये सवाल थोड़ा हट करके है और एनसीईआरटी की बुक की सवाल है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये न्यूमेरिकल है, आप जाकर के देख सकते हैं। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 K पास्कल है। इसके एक मोलल अवाष्पशील विलय के विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो मैंने पहले चीज आपको अंडरलाइन कर दिया था कि यहां से ध्यान दीजिए, इस टेम्परेचर
टेम्परेचर का ज्यादा कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि राउल्ट के नियम में मैंने बताया था ताप जो होता है वो स्थिर रहता है। और ये जो दिया गया है जल का वाष्प दाब दिया गया है, और ये जो दिया गया है 1 मोलर, ये मोल प्रभाज दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? मोल प्रभाज, मतलब 1 आया हुआ है। तो अब आपको विलयन का वाष्प दाब निकालना है, मतलब आपको जो विलयन है उसको निकालना है। विलयन का क्या होता है आपका? पीएस। और आपको 1 का दिया गया है, विलायक का दिया गया है 12.3, मतलब पी का मान दिया गया है, पीएस का मान आपको निकालना है। तो अब हम इसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, देखिए जल के मोलों की संख्या आपको निकालना है, क्योंकि भाई जल का हमको मोल प्रभाज चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? विलय का मोल प्रभाज चाहिए, तो जल के मोलों की संख्या होती है जल का भार बटे अणुभार। अब जल का भार आपको मालूम हो जाए कि नॉर्मल जब हम लोग जल का मोल प्रभाज निकालते हैं, यहाँ से बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा बता दें, ये पूछा भी जाता है। जो ये जल होता है ये 100 ग्राम पे इसको क्या दी जाती है? मोलों की संख्या निकाली जाती है। तो ये 100 बटे क्या हो जाता है? 18 हो जाते हैं 55.5। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो आप बुकों में देखिएगा इसको आपको मिलेगा वहां पे। और अब विलय के मोलों की संख्या प्रश्नानुसार आपको दी गई कितना? 1। तो जब विलय के मोलों की संख्या आपको 1 दी गई तो हम बड़े आराम से विलय का क्या निकाल सकते हैं? मोल प्रभाज। और जब हम विलय का मोल प्रभाज निकाल लिए तो विलय के मोलों की संख्या पान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक जल है तो इसके मोलों की संख्या आपने निकाल ही रखा है 55.5, और विलय के मोलों की संख्या आपको दी गई है 1। तो आप यहाँ देखिए लिखे भी हो तो ये हो गया 1 बटे 1 55.5, और आपने हल कर लिया तो विलय का मोल प्रभाज कितना आ गया? 0.177। इस तरीके से। और फिर हमने इसलिए कर दिया ताकि सवाल सरल हो जाए, बस और कुछ है नहीं। और फिर राउल्ट के नियम के अनुसार देखिए P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू, अब यहाँ क्या होना चाहिए था बताइए? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लेकिन हमने उसको पहले से ही यहाँ हल कर रखा है। राउल्ट का नियम यही होता है P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो हमने इसको पहले से यहाँ हल कर रखा है। तो यही वैल्यू उठा करके हमने यहाँ रख दिया 0.7। अब देखिए ये जो है ये आपका क्या है? विलायक का, और ये विलयन का, ये विलायक का। तो विलायक का तो दिया गया है प्रश्न में ही, देखिए 12.3, तो 12.3 तक दिया। विलयन का पूछ रहा है आपसे, विलयन के वाष्प दाब, तो पीएस और 12.3 आप हल कर लीजिएगा। तो विलयन का जो वाष्प दाब आएगा वो 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी केल्विन किलो पास्कल दिया गया है, तो उसी हिसाब से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको क्या किया? ये 2 न्यूमेरिकल बता दिया, और 1 न्यूमेरिकल आपको हमने क्या कर दिया? होमवर्क में दे दिया है। तो 3 न्यूमेरिकल आपको हमने क्या किया? आज बताया हुआ है। और अगर आप लोग और ज़्यादा इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो आपके पास कोई भी सहायक पुस्तक हो उसमें जाइए, और इस चैप्टर का जो आपका न्यूमेरिकल है खास तौर से उससे राउल्ट के नियम से संबंधित उसको हल कीजिए। और अगर उसमें कोई समस्या आया किया करती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या नीचे आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि सर 1 आध 2 न्यूमेरिकल और बता दीजिए, और हम उसको आपको बताएंगे। और एक चीज़ तो आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। और जो बच्चे अभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जान लीजिए आने वाले समय में उनको जब बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने लगेंगे तो उनको फिर हर वीडियो को देखने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप पर डे सभी वीडियो को देखिए, और देख करके आप इसकी नोट्स बनाते रहिए अभी से ही। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि YouTube पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। और 12th की एग्ज़ाम है, ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है, और वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसको आप आसानी से हल्के में मत लीजिएगा, ये सब न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं। और लिख कर किस लिए बता रहे हैं? ताकि आपका वीडियो छोटा हो जाए, और जब हम आपको समझाते हैं तो आप ध्यान से समझिए, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल लगाइए, और जो होमवर्क दिया हो उसको भी नोट्स में लगा करके उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम आपको आगे बताया किया करते हैं। अब इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राउल्ट के नियम से ही आगे एक टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
चलिए देखिए, अगला एक टॉपिक है आपका, यहां पे हेडिंग लगाएंगे आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आदर्श विलयन क्या होता है इसकी बात समझिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा आदर्श गैस समीकरण, आपको गैसीय स्टेट में पढ़ाया गया होगा, तो वहां पे भी आपको आदर्श गैस समीकरण में चीजें बताई गई थी कि जब आप बाल्स के नियम और चार्ल्स के नियम को आप लोग मिला दिया करते थे तो एक समीकरण मिलता था, और एवोगाड्रो नियम को PV बराबर W अपॉन या PV बराबर NRT करके एक फार्मूला आपको मिला था, हमने पढ़ाया भी आपको है। तो उसके बाद हम जब राउल्ट का नियम पढ़ लिया करते हैं तो एक है आदर्श विलयन और एक है अनआदर्श विलयन। दो सॉल्यूशन आपको बताएंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हम एकदम सीधा सीधा आपको परिभाषा बता दें, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हो। तो आदर्श विलयन का मतलब होता है वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में, जितनी पॉसिबल कंडीशन होती हैं, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का क्या करता है, पूर्णतः पालन करता है। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का क्या करता है, पूर्णतः पालन किया करता है, उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, बेंजीन है, एथिल टॉलुइन है, एथिल ब्रोमाइड है, ये सभी क्या किया करते हैं, जितनी भी प्रकार की कंडीशन होती हैं या पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन सभी परिस्थितियों में क्या किया करते हैं, ये राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और जब विलयन सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, सभी परिस्थितियों का मतलब एक होता है, जैसे एक होता है डेल्टा H, अब आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा H मिश्रण अर्थात क्या होता है, दोनों जब इसमें मिलाएंगे तो उष्मा का क्या होता है, अवशोषण भी होता है और क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो ये एक होता है आपका, तो इसको हम लोग उतना ज्यादा डिटेल नहीं, अभी हम आपको पहले डिफिनेशन बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का, ध्यान देना, वह विलयन जो सभी ऑल पॉसिबल कंडीशन, जितनी भी आपको कंडीशन बताई जाएंगी, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है, कंप्लीटली, ये आप ध्यान दीजिएगा। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः क्या किया करता है, पालन किया करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे अब जैसे आपको इसके अंतर्गत एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको इसके अंतर्गत उदाहरण रखना है तो बेंजीन है, आप ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद जैसे बेंजीन हो गया आपका, टॉलुइन हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, क्या हो गया आपका, एथिल ब्रोमाइड। तो ये जो विलयन होगा यही आपका क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। दीज आर सॉल्यूशन विच आर ओबेज ऑल कंडीशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः क्या करता है, पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब जो राउल्ट के नियम की कंडीशन है उसको पालन करेगा, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, और आपका क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। अब इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी परिभाषा इसी की जस्ट अपोजिट। इसीलिए तो हमने क्या किया था, पहली वाली डिफिनेशन पे ज्यादा फोकस कर दिया था, और जब पहली वाली डिफिनेशन का हम ज्यादा फोकस कर देंगे तो बाकी जितनी डिफिनेशन होगी वो अपने आप कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम इसकी डिफिनेशन बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा सब लोग,
वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है, पूर्णतः पालन नहीं करता है। मतलब कि जब राउल्ट के नियम की कंडीशनें इस पे अप्लाई की जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बस यही इतना ध्यान दीजिएगा बस, और वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये उस पर एकदम ओबे खरा उतरेगा। अनादर्श अनादर्श विलयन कहलाता है। ये इसका जान लीजिएगा, ये टॉपिक है आपका। और अगर हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स नाइट्रिक अम्ल प्लस आपका क्या है, जल का मिश्रण। ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए और आप क्या ले लीजिए, जल। तो नाइट्रिक अम्ल और जल का जो मिश्रण होता है वो किसके अंतर्गत आया किया करता है आपके, आप हमको ये बताइए। ये आपका आया किया करता है किसके अंतर्गत, अनादर्श विलयन के अंतर्गत ये आया किया करता है। और इसके अलावा भी कार्बन डाइसल्फाइड तथा एसीटोन का विलयन। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो वो होता है कार्बन डाइसल्फाइड तथा एसीटोन का विलयन। कार्बन डाइसल्फाइड तथा एसीटोन का विलयन। तो हमने आज आपको देखिए ये दो चीजें बता दी है। दोनों चीजें बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है, आप इसको बड़े आसानी पूर्वक से समझ सकते हो। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, जैसे बेंजीन, टाइलिन और एथिल ब्रोमाइड। और अनादर्श विलयन वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाया किया करता है। और इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल आपको मिलेगा नाइट्रिक अम्ल और क्या है, जल का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड तथा एसीटोन का विलयन। तो ये हो गया आपका आदर्श विलयन और कौन सा हो गया, अनादर्श विलयन आपका हो गया। अब हम आपको आगे ले चलते हैं आपको अगले टॉपिक की तरफ, और वो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका अब परासरण दाब। परासरण क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको बताने चल रहे हैं, इसको अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये जो बायोलॉजी के अगर बच्चे होंगे तो वो इन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं बॉटनी में, वहां जब जल में अवशोषण और बताया जाता है तो ये सब चीजें आपको बताया जाता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताएंगे परासरण और विसरण वगैरह। रुक जाइए भाई थोड़ा सा।